हेलो एवरीवन, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेशन जो है ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस बोले तो जो लार्जर यूनिट है वो स्मॉलर सब यूनिट में डिवाइड हो रही है। और अगर मैं ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इनहेल और एक्सेल आउट करना। अब रेस्पिरेशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। मैमल्स में हम लोग जो करते हो पल्मोनरी टाइप होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लंग्स। कुछ होता है क्यूटेनियस जो स्किन से रिस्पायर करते हैं, बकोफेरेंजियल होता है लाइक जो फ्रॉग करते हैं। इसके बाद नेसल कैविटी से हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम स्टार्ट होता है। उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स बोले, ये सिंगुलर प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। और एल्वियोली जो फेरिंग्स है ये हमारा फूड और एयर के लिए रहता है। लैरिंग्स कहे तो साउंड बॉक्स कह सकते हैं। एयर एल्वियोली जो एयर सेक्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ट्रैकिया होता है ये इस तरीके से बाइफर्केट होता है और एल्वियोली तक जाता है। इसके बाद हमारा ये रिब केज होता है जिसके अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और अब जब तब भी लंग्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, तो इसके अंदर है तो उसकी जो वॉल है वो डैमेज होगी। क्यों? क्योंकि जो रिब के जिससे बार बार वो टच होगी तो उसको डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो लंग्स हमारे प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये इस तरीके से लंग्स के ऊपर एक लेयर होती है जिसे कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। तो दिस pleural membrane is present outside the lungs which help to reduce friction generated by contraction and relaxation of lungs while touching to the rib cage। अब इस तरीके से ये जो लेयर है ये लुब्रिकेंट भी प्रोवाइड करती है। इस तरीके से ये लंग्स को प्रिवेंट करती है रिब केज के अंदर। इसके अलावा कुछ केसेस होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, तब ये जो लुब्रिकेंट है ये एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि फेफड़ों में पानी भर गया उसको निकालना पड़ेगा। तो कुछ कैंसरेटिक सिचुएशन हो जाती है तो उसमें ये लुब्रिकेंट ज़्यादा हो जाता है। बाकी नॉर्मली ये लुब्रिकेंट हमको प्रिवेंट करता है, अंदर लंग्स की मेम्ब्रेन को डैमेज होने से बचाता है। इसके अलावा एपिग्लोटिस होता है कि ये हमारा सपोज़ एक विंड पाइप है, ये हमारा विंड पाइप है और ये हमारा फूड पाइप है। तो यहाँ कुछ हमारा एपिग्लोटिस होता है। तो ये जो एपिग्लोटिस है ये क्या करता है, ये हमारे फूड को प्रिवेंट करता है विंड पाइप में जाने से। तो इस तरीके से ये हमारा हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आता है नर्वस सिस्टम। अब जो हमारा इंस्पिरेशन है और जो एक्सपिरेशन है वो दोनों डिपेंड करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम पे। तो कैसे डिपेंड करते हैं नर्वस सिस्टम? तो हम जो श्वास प्रश्वास करते हैं वो कैसे नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, मतलब जो हमारा ब्रेन होता है, नर्वस सिस्टम में जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारी इस तरीके से ये इंटरकोस्टल मसल्स होती है। तो ये इंटरकोस्टल मसल्स और जो डायफ्राम प्रेजेंट होता है उसको मैसेज देता है। और उस वक्त जो हमारा डायफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो जो रिब्स है ये बाहर की तरफ जाते हैं, ये रिब्स बाहर होते हैं, रिब्स मूव आउटवर्ड। सो वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज। हम श्वास भरते तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर कम होता है। वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है। जैसे ही प्रेशर कम हुआ मतलब अंदर प्रेशर कम है, मतलब बाहर प्रेशर ज़्यादा है, तो एयर हमेशा कैसे मूव करती है, हायर टू लोअर। अगर बाहर का प्रेशर ज़्यादा है तो एयर मूव्स आउटसाइड टू इनसाइड। इस तरीके से हमारे हम लोग श्वास भरते हैं, एयर अंदर की तरफ आती है। और तब हम श्वास छोड़ते हैं तो ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं होता है, ऐसा कोई ब्रेन हमारे इंटरकोस्टल मसल्स को सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता है। उस वक्त क्या होता है, हमारा ऑलरेडी अब प्रेशर अंदर बढ़ गया, बाहर के कंपैरिजन में प्रेशर ज़्यादा है तो जो एयर है वो रश कर जाती है आउट, एयर रशेस आउट। तो इस तरीके से हम श्वास भरते हुए वॉल्यूम और प्रेशर पे डिपेंड करता है और हमारे नर्वस सिस्टम पे कि कैसे हमारा ब्रेन इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम को सिग्नल सेंड करता है। अब नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो नर्वस सिस्टम हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें हमारा ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। ब्रेन में हमारा फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन। इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है हमारा, और आता है पेरिफेरल में भी हमारे पास दो आता है, क्रेनियल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। एक आता है हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम।
ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है ना, ये सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। ये मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पैरेलली ही वर्क करता है, मतलब पैरेलली प्रेजेंट होता है। इस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे, जो कंट्रोल करते हैं किसी भी चीज़ को, या कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस जो भी होती हैं, यूरिनेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट रेट हो गई, ये सब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती हैं। उसके बाद ये जो हमारे न्यूरॉन्स है, ये हमारी सेल बॉडी है इतनी इतनी, ये हमारा एक्सॉन है, और ये डेंड्राइट्स है हमारे, ये न्यूक्लियस है, यहाँ ये माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, ये जो स्पेस है जहाँ माइलिन शीथ अब्सेंट है, ये है हमारे नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। उसके बाद ये जो एक्सॉन है ये क्या करता है, ये नर्व इम्पल्स को कैरी करता है। उसके बाद अगर ये एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से कनेक्टेड है, अगर ये किसी दूसरे से, ये डेंड्राइट से सपोज, और इस तरीके से ये दूसरा नर्व सेल कनेक्ट है, तो ये जो बीच का स्पेस होता है ये होता है हमारा साइनेप्स। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी क्रैनियल नर्व्स जो होती है ये क्या करती है, ये हमारे ब्रेन से, क्रैनियल कहाँ होता है हमारे ब्रेन में, तो ये हमारे ब्रेन से ही अराइज होती है और क्या करती है, इंफॉर्मेशन को कैरी करती है ब्रेन के, मतलब हेड के अलग अलग पार्ट में। ठीक है, ये कम से कम हमारी 12 होती है। और जो स्पाइनल नर्व्स होती है ये इस एसोसिएटेड होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। यहाँ पर 31 पेयर ऑफ होते स्पाइनल नर्व्स, जिसमें से ये अराइज होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, और बॉडी के ये कहाँ थे, हेड के अलग अलग पार्ट को इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, जो भी है। अब ये पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक कैरी करते हैं, जिसमें से हमारी 5 नेक में होती है क्रैनियल नर्व्स 31 में से। उसके बाद 12 होती है हमारे चेस्ट में, 5 होती है हमारे एब्डोमेन में, उसके बाद होती है हमारी 5 हमारी बटक में होती है, और 1 होती है हमारी टेल बोन के यहाँ। इस तरीके से हमारी 31 स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती है। अब जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है ये हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये चीज़ों को करता है। अब जो पैरासिम्पैथेटिक है हमारा और जो है हमारा सिंपैथेटिक, ये एंटागोनिस्टिक है, मतलब ये अपोजिट वर्क करते हैं। अगर जो पैरासिम्पैथेटिक है ये हमारे, अगर हार्ट रेट बढ़ी हुई है तो इसको कम करने का काम करेगा, मतलब ये इनहिबिटरी हो गया। कैसा हो गया, इनहिबिटरी। और अगर हार्ट बीट हमारी कम है तो उसको बॉडी बढ़ाने का काम करेगी, मतलब नॉर्मल पे लाएगी, तो ये एक तरीके का हो गया हमारा स्टिम्युलेटरी। तो पैरासिम्पैथेटिक होता है हमारा, सॉरी ये अपोजिट आएगा। पैरासिम्पैथेटिक जो है ये हमारा इनहिबिटरी होगा, और जो सिंपैथेटिक है ये स्टिमुलेटरी होगा, क्योंकि ये सिंपैथेटिक हमारी हार्ट रेट को रेज करता है, ये बढ़ाएगा, और जो पैरासिम्पैथेटिक है ये कम करेगा। इसके बाद बात करूँ अब मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो फोर ब्रेन आएगा। सबसे पहले फोर ब्रेन में की बात करें हम तो सेरिब्रम, CEREBRUM, सेरिब्रम, ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड है। इस तरीके से ये राइट और लेफ्ट में डिवाइड होता है। जो राइट वाला है वो लेफ्ट को कंट्रोल करता है, जो लेफ्ट वाला है ये राइट को कंट्रोल करता है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। और इस तरीके से ये जो हेमिस्फीयर है ये कनेक्टेड होता है, ये थिक बैंड होते हैं यहाँ पे, कॉर्पस कॉलोसम, ये कॉर्पस कॉलोसम का होता है। ठीक है, अब जो ये जो फोर ब्रेन है इसमें भी सेरिब्रम में भी अलग अलग होता है। फ्रंटल लोब होता है। अगर ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको समझ में आएगा इस तरीके से। अगर ब्रेन है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, जिसमें से ये हमारा इतना तो फोर ब्रेन आता है ब्रेन के इतने पार्ट में। मिड ब्रेन आता है हमारा कहीं यहाँ पर, और हाइंड ब्रेन आता है हमारा कुछ यहाँ। ठीक है, तो ये जो हमारा फोर ब्रेन है इसमें हमारा आएगा फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो है वो हमारे थिंकिंग, स्पीच और फेशियल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
उसके बाद आता है हमारा पैरिटल लोब। पैरिटल लोब जो रहता है वो हमारे सेंसेशन के लिए रहता है कि हाई टेम्परेचर को फील करना, कोई पेन हो रहा है बॉडी में उसको फील करना। नेक्स्ट होता है टेम्पोरल। तो जो टेम्पोरल है ये हमारे हियरिंग के लिए होता है। और एक होता है ऑक्सीपिटल। तो ऑक्सीपिटल हमारे विजन के लिए होता है। अब यहाँ पर जो सेंसरी पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, जो भी सेंसरी पार्ट है इन्फॉर्मेशन को कैरी करके ब्रेन तक पहुँचाते हैं। फिर ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करता है जो भी, फिर वो ब्रेन जो है वो वेरियस सेंसरी ऑर्गन तक उसको ट्रांसमिट करवाता है। मतलब मोटर पार्ट जो रहता है हमारा कमांडिंग का काम करता है एक्चुअल में ये हमारे बाकी ऑर्गन तक भी। अब हमने फोर ब्रेन में सेरिब्रम की बात करी। सेरिब्रम में ये हमने अलग अलग लोब्स देखे। इसके बाद सेरिब्रम के अलावा यहाँ आता है ऑल्फैक्टरी लोब। नाम से समझ में आ रहा है ऑल्फैक्टरी लोब क्या करेगा हमारे, ये इस तरीके का यहाँ ही प्रेजेंट होता है, ऐसा क्लब शेप में रहता है ऑल्फैक्टरी लोब। और ये सेरिब्रम के नीचे की साइड में इधर प्रेजेंट रहता है फोर ब्रेन के, और ये स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है ऑल्फैक्टरी। नर्वस सिस्टम की बात आता है अब हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है एक तरीके से। अब अगर ग्लैंड की बात करूँ मैं, ग्लैंड क्या होती है, तो ग्लैंड होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यू दैट रिलीजेस मैनी सिक्रीशंस लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स। अब जो ग्लैंड है ये भी दो होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन मतलब डक्टलेस, इनके पास कोई डक्ट नहीं होती है। ये कैसे होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होती है। डक्टलेस ग्लैंड मतलब कि ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर अपना जो हार्मोन्स है वो रिलीज़ करेगी। अगर ये कोई ग्लैंड है तो ये ऐसे ब्लड में रिलीज़ कर देगी। और सपोज़ ये टारगेट सेल है, ये टारगेट सेल्स हैं, यहाँ तक पहुँचना ये हार्मोन्स, तो ये ब्लड के थ्रू आ जाएंगे। ये हुआ एंडोक्राइन में हमारे पास पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनियल, एड्रिनल, ये सब इसी में आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब इनमें डक्ट प्रेजेंट होती है। मतलब यहाँ पर ये ग्लैंड जो है ये डक्ट के थ्रू किसी भी टारगेट सेल से कनेक्ट होती है। सपोज़ यहाँ पर ये टारगेट सेल से ये ग्लैंड है तो ये इस तरीके से डक्ट के थ्रू कनेक्ट होगी, और जो भी इसको रिलीज़ करना होगा इस तरीके से ये डक्ट के थ्रू टारगेट सेल तक रिलीज़ करवाते हैं। इसमें आता है हमारा जो भी एंजाइम सीक्रेट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो है स्वेट ग्लैंड हो गई, सिबेशियस ग्लैंड, इस तरीके से। अब मैं कुछ हार्मोन्स के नाम लिख रही हूँ जो बहुत कॉमन है। ACTH एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये रेगुलेट करता है हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को। TSH थायरोक्सिन, FSH ये हमारे गैमेट्स को प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करता है। LTH कॉजेज ओव्यूलेशन इन फीमेल और फॉर्म कॉर्पस ल्यूटम विच सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इन फीमेल। इस तरीके से ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को फीमेल में रिलीज़ करवाता है। इसके अलावा LTH मेल में भी काम करता है। कैसे, दिस LTH स्टिमुलेट टेस्टिस टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन इन मेल। नेक्स्ट आता है हमारा MSH मेलानोसाइट को जो पिगमेंटेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसोप्रेसिन कहूँ या मैं एंटी डायूरेटिक कहूँ, ADH हार्मोन, ये हमारे वाटर को रीएब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है, जिस वजह से जो यूरिन है वो कॉन्सनट्रेटेड होती है। इसका हमने एक जगह देखा था किस तरीके से ADH सिग्नल प्रोवाइड करता है, और इन डायबिटिक पेशेंट्स में यूरिन कैसे ठीक से रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो मतलब ये सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता है ADH हार्मोन, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो यूरिन है वो डाइल्यूटेड होती है कॉन्सेंट्रेटेड होने की बजाय। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पार्चुरेशन में हेल्प करता है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एड्रिनल जो ग्लैंड है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को सिक्रेट करती है जो सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करता है बॉडी में। इसके अलावा कुछ क्वांटिटी में ये सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज़ करते हैं। जो गोनट्स से वो ओवरीज हो गया और टेस्टिस आ जाएंगे हमारे गोनट्स में, जिसमें FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन ये सब प्रोड्यूस करता है ओवरीज, और टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। इस तरीके से ये एंडोक्राइन सिस्टम की बात की हमने। नेक्स्ट आता है अब हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
अब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, या यूँ कह दूँ मैं, रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होती है, इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एट टाइम ऑफ बर्थ, but it is important to continue the species or to continue the life of species, because the organism give birth to offsprings and reproduce organisms of its own kind. मतलब अगर ये अर्थ है, ये एक ऐसा सिस्टम है, इसके बिना भी जिया जा सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बाकी सिस्टमों की ज़रूरत होती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो भी आगे देखेंगे, इन सब की ज़रूरत होती है हमें। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये इसके बिना भी हम जी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जीने के लिए ज़रूरी है। बाकी सब सिस्टम कैसे हैं, इनके बिना हम जी नहीं सकते, हमारे ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे। सपोज़ ये हमारी अर्थ है ना। अब अर्थ पे अगर ये हाथी हैं, ये एलिफेंट्स हैं, कुछ भी एनिमल है, ये सपोज़ 3 ही हैं। अब अगर ये ग्रो करेंगे आगे और इनकी उम्र होगी, एजिंग होगी, और उम्र होने के बाद क्या होगा, ये मर जाएंगे। तो फिर अर्थ हमको कैसे मिलेगी, सुनसान, मतलब एक ऐसी अर्थ मिलेगी हमको जहाँ पर अगली इनकी कोई जनरेशन ही नहीं। तो यहाँ पर नो एलिफेंट्स या नो ऑर्गेनिज्म। लेकिन क्या हुआ, अगर ये ग्रो करे और इन्होंने रिप्रोड्यूस करा, तो हमको पृथ्वी पे क्या मिलेगा, ये जैसे अर्थ थी पहले, अब यहाँ पर जैसे 3 एलिफेंट थे, तो इसमें से अगर कोई मर भी जाएगा तो इसके जो नए बच्चे हैं, तो इस तरीके से हमको नए बेबीज़ मिलेंगे, और फिर ये भी आगे ऐसे ही ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। तो अर्थ पर कभी भी ये एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, ऐसी अर्थ नहीं मिलेगी कि हमको कोई ऑर्गेनिज्म ही ना हो। अब जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल भी होता है, जैसे एमीबा में होता है, बाइनरी फिशंस के थ्रू। अब जो वहाँ सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है, वहाँ पे कोई 2 पेरेंट की ज़रूरत नहीं होती, और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, अगर सपोज़ ये एमीबा है, ये रिप्रोड्यूस हुआ, इसने एक कॉपी बनाया है, एक और ये कॉपी बनाया है, तो इसके जो ऑफस्प्रिंग है ये बिल्कुल इसकी तरह आइडेंटिकल होंगे। यहाँ पे कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको 2 पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है। जो 2 पेरेंट्स है उसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो गैमेट फॉर्मेशन से क्या बनेगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं इनकी तरह, दे आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। गैमेट कैसे फॉर्म होगा, सपोज ये डबल है, ये हैप्लॉइड्स आते हैं, है ना, एक सॉरी इससे आया, इससे आएगा, और फिर ये मिलके हमको 2n, मतलब थोड़ा इसका भी थोड़ा इसका भी, इस तरीके से दोनों के फॉर्मेशन से हमको डिप्लॉइड जाइगोट मिलेगा। अब अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ, अब मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ तो टेस्टिस होती है, जो कि हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, जो कि स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हम होल्ड करता है या स्टोर करके रखता है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है ताकि वहाँ पर स्पर्म जो है वो डेवलप हो सके स्क्रोटम में, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस थोड़ा कम होता है देन बॉडी टेम्परेचर के। अब उसके बाद अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है हमारा ओवरीज, जो कि ओवर रिलीज़ करते हैं और हार्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पर ओविडक्ट की बात करूँ या फैलोपियन ट्यूब की बात करूँ, वो हमारी फर्टिलाइजेशन की साइट होती है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्रस जो होता है यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। जो सर्विक्स होता है वो हमारे यूट्रस और वेजाइना को कनेक्ट करता है, या यूँ भी कहते बर्थ कैनाल होता है। मेंस्ट्रुएशन जो है वो भी आ जाता है, इसके अंदर भी एक प्रोसेस होती है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये ब्लैडर है हमारा सपोज़, और ये हमारी सेमाइनल वेसिकल से प्रोस्टेट हैं इस तरीके से। यहाँ वासर डिफरेंस है, ये हमारा एपिडाइडमीज़ है यहाँ पर, और ये जो यहाँ ऐसे कनेक्ट रहेगा ये स्क्रोटम है। तो जो एपिडाइडमीज़ है ये क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करता है ताकि जो मोबिलिटी आ पाए स्पर्म्स में, और स्पर्म मैच्योर होगा तो ही मोबिलिटी आएगी। वासर डिफरेंस क्या करेगा, अब जहाँ पर हमारा मतलब ये हमारे एपिडाइडमीज़ के लोअर पार्ट से अराइज होता है, और साथ में ये हमारे स्पर्म्स को कैरी करता है टू इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद पेनिस जो एक ओपुलेटरी ऑर्गन है, हेल्प करता है स्पर्म के ट्रांसफ़र को टू वेजाइना विच इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
और ग्लैंड्स की बात करूँ यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल एक ग्लैंड है. इट इज़ अ मीडियम फॉर ट्रांसमिशन विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म एंड इट न्यूट्रलाइजेज acid substance present in vagina because it is basic in nature. और इसलिए every copulation will not lead to the fertilization because यहाँ basic एसिडिटी है और बेसिक है, तो कहीं बार जो स्पर्म से वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. मतलब तब कि एसिड को न्यूट्रलाइज करना चाहिए तो स्पर्म ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. इसके बाद प्रोस्टेट भी ग्लैंड है. इट इज़ ऑल्सो मीडियम फॉर ट्रांसमिशन. और कॉवलर्स जो ग्लैंड होती है वो स्पर्म की मोबिलिटी और लुब्रिकेंट के लिए है. ये यहाँ हमारा फिनिश होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम. हमारा जो वेस्ट है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है. यूरेटर है ये हमारा. यूरेटर कैरीज द वेस्ट फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर है. ये किडनी है जो कि 150 ग्राम की होती है. उसके बाद जो यूरिनरी ब्लैडर है इट स्टोर्स द वेस्ट और यूरिन अंटिल इट एक्सपेल्ड आउट. ये यूरेथ्रा है. इसके अलावा राइट किडनी इज़ लिटिल लोअर टू द लेफ्ट किडनी बिकॉज डायफ्राम इज़ प्रेजेंट एंड नेफ्रॉन इज़ अ structural and functional unit of excretory system. Nephron consists of a glomerulus which is a bundle of blood capillaries. It has two arterioles, afferent and efferent, which bring waste and carry the waste. अब इसमें 3 प्रोसेस होती है. filtration take place in glomerulus. Second, reabsorption take place in Bowman's capsule. Third, removal takes place from collecting tubules. यहाँ पर ये लूप ऑफ हेनले है. इस तरीके से फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होगा और रिमूवल हो जाता है. व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज़ फुल, ब्रेन सेंड सिग्नल टू द ब्लैडर. स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं विच रिलैक्सेस. एज द रिजल्ट यूरिन पासेस थ्रू यूरेथ्रा. दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम. नेक्स्ट आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम को शॉर्ट में समराइज कर रही हूँ. हमें कंप्लीट होता है. कंप्लीट इट मीन्स माउथ टू एनस. और डाइजेशन में क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है. माउथ से स्टार्ट होता है जिसमें पैलेट होता है. हमारा पैलेट हार्ट्स ऑफ कुछ भी दोनों हो सकते हैं. टंग होती है, टीथ होते हैं, क्योंकि माउथ से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद स्टमक में हमारे पास कार्डियक और पाइलोरिक 2 पार्ट होते हैं, जो जहाँ पर स्पिंचर प्रेजेंट होता है जो कि हमारे फूड को वापस से बैक साइड फ्लो करने से प्रिवेंट करता है. इस तरीके से अगर स्टमक होगा तो. उसके बाद स्टमक के बाद जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले हमारा फूड कहाँ ट्रैवल करेगा, ड्यूडेनम में. ड्यूडेनम के बाद जिजनम, इलियम, इनमें फिर कॉलन, सीजम और रेक्टम. यह आ जाता है. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करूँ तो सलाइवरी ग्लैंड के बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद आता है हमारा लीवर जो कि बाइल सिक्रेट करता है, और पैनक्रियाज आता है. पैंक्रियाज जो है इंसुलिन भी सिक्रेट करता है, ग्लूकेगॉन भी सिक्रेट करता है. जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, जो कि क्या करते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का भी काम करते हैं. और जो ग्लूकेगॉन है वो अल्फ़ा सेल सिक्रेट करते हैं, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं. और जो लीवर और जो पैनक्रियाज जो भी जूसेस, जो भी बाइल जो भी रिलीज़ करते हैं, वो कहाँ पर जाता है, ड्यूडेनम में एंटर करता है. और ये जो पैनक्रियाज है ये एज ए एक्सोक्राइन और एज ए एंडोक्राइन दोनों तरीके से वर्क करती हैं. नेक्स्ट आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम. ये हमारा हार्ट है. हार्ट की जो कवरिंग होती है पेरिकार्डियम कवरिंग होती है. अब अगर ब्लड वेसल्स की बात करूँ तो ब्लड वेसल्स नेटवर्क बनाते हैं जिससे जो कि ईच और एवरी सेल तक
जाती हैं ब्लड वेसल्स और यूज़फुल सब्सटेंसेस को कैरी करती हैं सेल तक, एंड एट द सेम टाइम हार्मफुल और वेस्ट मटेरियल विच इज़ गोइंग टू एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द सेल्स। यहाँ पर हमारा ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब ये जो राइट वाले ऑरिकल वेंट्रिकल कनेक्ट होते हैं, ये जिससे होते हैं, ये होता है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल, और जो हमारा लेफ्ट वाले कनेक्ट होते हैं ऑरिकल वेंट्रिकल, वो होता है हमारा बाइकस्पिड वॉल। ये हमारा सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा, ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, और ये हमारी पल्मोनरी वेन्स होती हैं। इसके बाद ये जो स्पेस होती है, ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, ये ऑरिकल को सेपरेट कर रहा है, और ये हमारा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है, और क्या कहते हैं, सेप्टम भी कह सकते हैं हम इसको। इस तरीके से ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम फ्लो चार्ट। अभी जो हमने पीछे ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल देखे, ये क्या करते हैं, ये हमारे ब्लड बैक फ्लो को रोकते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। और यहाँ पर जो वेना कावा है, ये हमने इधर देखा था, और तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी के वेरियस पार्ट में टू राइट ऑरिकल, बॉडी के वेरियस पार्ट से ये राइट ऑरिकल में लाता है। नाउ दिस सुपीरियर वेना कावा ब्रिंग फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, अंतर है, ये हमारे बॉडी के अपर पार्ट से लाएगा, ठीक है। अगर सपोज ये ह्यूमन बॉडी है तो ये बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को लेकर आएगा। एंड इन्फीरियर वेना कावा, ये जो इन्फीरियर वाला है, इन्फीरियर वेना कावा ब्रिंग फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट, इसलिए ये यहाँ पर दो एरो दिखाए हैं। जो सुपीरियर वेना कावा है वो अपर बॉडी से लेकर आएगा, जो इन्फीरियर वेना कावा है वो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से लेकर आएगा, ये सुपीरियर और ये इन्फीरियर। इसके बाद जो पल्मोनरी आर्टरी होती है हमारी नीचे की साइड, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ये हार्ट से लंग्स में लेके आते फॉर ऑक्सीजनेशन, यहाँ पर ऑक्सीजनेशन होता है। नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पासिस फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से वापस इधर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। नाउ फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल by pulmonary vein or aorta carries oxygenated blood to various part of body। AV node भी आपने सुना होगा, AV node is accessory node to SA node to carry further impulses, ये impulse को कैरी करता है। अब अगर ब्लड इस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है तो हमें ब्लड के बारे में भी जान लेना चाहिए कि जो हमारा ब्लड है ये, इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो होता है हमारा प्लाज्मा, नेक्स्ट ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स में हमारे आते हैं आरबीसी, आरबीसी जो होते हैं इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसलिए रेड कलर पिगमेंट होता है, ऑक्सीजन कैरियर होता है, बाइकॉन्केव इन्यूक्लिएटेड होता है, इस तरीके से होता है क्योंकि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट होता है सेल्स में आता है हमारा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी, ये सोल्जर्स होते हैं, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट सेल आता है हमारा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, क्लॉटिंग का काम करते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, ये क्लॉटिंग का काम करते हैं। अगर प्लेटलेट्स कम है तो बॉडी में ठीक से क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। अब क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम के प्रेजेंट में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और फिर ये जो थ्रोम्बिन है ये फिर कैल्शियम के प्रेजेंट में फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट करता है फिब्रिन में। प्लेटलेट्स कंसिस्ट ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये काम कौन कर रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, whenever tissue get injured, in that case thromboplastin is released. Now this thromboplastin in presence of calcium convert prothrombin to thrombin.
अगेन दिस थ्रोम्बिन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कन्वर्ट फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन, और ये जो फिब्रिन है ये एक मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। कैसे? इस तरीके से, और यहाँ पर ये जेल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और यहाँ पर जब ये मैश के थ्रू ब्लड अगर फ्लो हो रहा है तो जो सेल्स हैं यहाँ फंस जाएंगे इस तरीके से, और क्लॉटिंग होगी और फर्दर ब्लड लॉस होने से रुक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में आता है हमारा आर्टरीज। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये पर्पलिश रेड कलर की होती है, डीपली सिचुएटेड होती है, थिक वॉल्स होती हैं, और इसमें कोई वॉल नहीं होता है। और अगर सपोज इसको इस तरीके से, अगर जहाँ ये आर्टरीज ये थोड़ी सी थिक होती हैं, और जो वेन्स होती है ना वो थोड़ी ऐसे पतली होती है, थिन वॉल्स होती हैं। आर्टरीज से आता है, और ये क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कौन? वेन्स। ये ग्रीनिश कलर की होती है, आपने देखा होगा अपनी जो नसें दिखती हैं, कोई रेडिश पर्पलिश दिखती है, कोई ग्रीनिश दिखती है। इस तरीके से ये सिचुएटेड होती है स्किन के बहुत क्लोज, स्किन के ऊपर ऊपर ही दिख जाएगी आपको, ऐसे ग्रीनिश ग्रीनिश कलर की। बहुत थिन वॉल्स होती है आर्टरीज वेन्स की। इसके अलावा इन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो होती है हमारी कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या काम करती है? इट कनेक्ट्स आर्टरीज टू वेन्स, और ये बहुत ही थिन होती है, मतलब ये तो फिर भी शायद थोड़ी सी थिक हो, लेकिन कैपिलरीज तो बहुत पतली होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी। थैंक यू।